नमस्कार। आज 21 जुलाई 2025 की कुछ अहम खबरों पर और उनके विश्लेषण पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास द हिंदू के यूपीएससी सारांश से जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसमें से जो ज़रूरी जानकारी है वो निकालें और समझें कि भारत में क्या कुछ चल रहा है। आज हम मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे। एक तो देश के आपराधिक कानूनों में जो बड़ा बदलाव आया है वो, दूसरा प्रधानमंत्री की रूस यात्रा और उसके मायने, और तीसरा इसरो की एक नई तकनीकी उड़ान। तो चलिए शुरू करते हैं कानून व्यवस्था में हुए इस बड़े फेरबदल से। तो भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हाँ, और इन्होंने सालों पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और जो एविडेंस एक्ट था उसकी जगह ले ली है। सुनने में ये आ रहा है कि इसमें पीड़ित को ज्यादा केंद्र में रखा गया है, डिजिटल सबूतों को ज्यादा महत्व दिया गया है और मुकदमों को तेजी से निपटाने पर जोर है। जी हाँ, और ये दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ आप कह सकते हैं नाम बदलना नहीं है। इसके पीछे की सोच ये है कि जो न्याय देने की पूरी प्रक्रिया है, जो नजरिया है, वो बदले। अब मतलब सजा पर तो ध्यान है ही, लेकिन साथ ही पीड़ित को न्याय कैसे मिले और पूरी प्रक्रिया थोड़ी आधुनिक बने, इस पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही गई है। आधुनिक मतलब जैसे डिजिटल सबूतों की बात हुई। हाँ बिल्कुल, जैसे नई संहिता में अब तलाशी और जब्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी करने जैसी बातें हैं। मकसद है कि पारदर्शिता बढ़े। लेकिन देखिए, असल चुनौती तो इसे जमीन पर उतारने में होगी, मतलब प्रभावी कार्यान्वयन में। ये तो है, मतलब इरादा तो ठीक लगता है, पर इसे लागू करने में चुनौतियां क्या हो सकती हैं? क्या सूत्रों में कुछ है इस पर, जैसे पुलिस या न्यायपालिका की तैयारी? देखिए, सूत्र सीधे तौर पर तैयारी के स्तर पर बहुत विस्तार में तो नहीं जाते, लेकिन हाँ, ये इशारा जरूर है कि इतने बड़े बदलाव के लिए पुलिस, वकील, जज सबको बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग चाहिए होगी। पुरानी व्यवस्था में जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें नई प्रक्रियाओं में ढालना, खासकर ये डिजिटल सबूतों को संभालना, पेश करना, ये सब एक बड़ी चुनौती होगी। और हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक, वो सब भी बेहतर करना होगा। समझ गई। यानी इरादा अच्छा है, पर रास्ता शायद थोड़ा लंबा है। चलिए अब थोड़ा देश के अंदर से बाहर की तरफ देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कुछ हलचल है। प्रधानमंत्री की रूस यात्रा काफी चर्चा में रही। बिल्कुल, और ये यात्रा ऐसे समय पर हुई है जब दुनिया में काफी उथल-पुथल है, अलग अलग खेमे बन रहे हैं। बातचीत की जो मुख्य बिंदु थे वो थे ऊर्जा सुरक्षा, जो पुराने रक्षा सौदे हैं वो, और हाँ, अंतरिक्ष विज्ञान में सहयोग। अंतरिक्ष विज्ञान मतलब रूस के साथ? जी, खासकर गगनयान मिशन के लिए रूसी स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस। उसके साथ मिलकर काम करने की जो संभावनाएं हैं, उन पर बात आगे बढ़ी है। और साथ ही भारत ने यूक्रेन के मुद्दे पर अपनी जो संतुलित स्वतंत्र नीति है, उसे फिर से दोहराया। ये जो संतुलित या स्वतंत्र नीति की बात होती है, जिसे हम रणनीतिक स्वायत्ता भी कहते हैं, इसका असल मतलब क्या है इस संदर्भ में? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, रणनीतिक स्वायत्ता का सीधा मतलब है कि भारत किसी एक देश या गुट के दबाव में आए बिना अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखकर स्वतंत्र फैसले ले। रूस के साथ हमारे पुराने रक्षा और ऊर्जा संबंध हैं, वो हमारे लिए अहम है जी। वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ भी हमारी साझेदारी बढ़ रही है। तो ये यात्रा एक तरह से दिखाती है कि भारत कैसे इन अलग अलग रिश्तों में एक बैलेंस, एक संतुलन साध रहा है। मतलब एक बहुध्रुवीय दुनिया में अपनी जगह बनाए रखना, किसी एक का पक्ष लिए बिना अपने फायदे के हिसाब से सबके साथ काम करना। ये संतुलन साधना तो वाकई काफी दिलचस्प है। अच्छा, इन सब कूटनीतिक बातों से हटकर विज्ञान के क्षेत्र से भी एक अच्छी खबर है। इसरो ने कुछ बड़ा किया है ना? हाँ बिल्कुल, इसरो ने अपने अगली पीढ़ी के क्रायोजेनिक इंजन CE-20 का सफल परीक्षण किया है। ये इंजन भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk3 के लिए बेहद जरूरी है। यही रॉकेट भविष्य में भारी सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा और शायद गगनयान जैसे मानव मिशनों में भी इसका इस्तेमाल होगा। इसरो की यह कामयाबी तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये क्रायोजेनिक इंजन तकनीक इतनी खास क्यों है? मतलब इसमें क्या मुश्किल है? देखिए, क्रायोजेनिक तकनीक में रॉकेट को पावर देने के लिए बहुत ही ठंडे तापमान पर रखे ईंधन का इस्तेमाल होता है, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन। अच्छा। ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस और हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेल्सियस पर रखना और संभालना, ये इंजीनियरिंग के लिहाज से बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। तो इस तकनीक में महारत हासिल करने का मतलब है कि भारत के पास अब भारी सैटेलाइट लॉन्च करने और गहरे अंतरिक्ष मिशन जैसे
चांद या मंगल पर जाने के लिए अपनी क्षमता और बढ़ गई है। वाह। ये सही मायनों में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का एक बेहतरीन उदाहरण है, और ये भारत को दुनिया की गिनी चुनी स्पेस ताकतों में और मजबूती से खड़ा करता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक तस्वीर सी उभर रही है कि भारत एक साथ कई मोर्चों पर बदल रहा है। अंदरूनी तौर पर देखें तो न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाने की एक बड़ी कोशिश है। बाहरी दुनिया में देखें तो अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने के लिए संतुलन साधने की कोशिश है। हाँ। और विज्ञान और तकनीक में आत्मनिर्भरता की तरफ भी बड़े कदम बढ़ाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से। और ये तीनों ही चीजें, नए आपराधिक कानून हो, रूस के साथ संबंध बनाए रखना हो, या इसरो की ये तकनीकी छलांग, ये न सिर्फ आज के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि आने वाले समय में भारत की दिशा तय करने में भी अहम भूमिका निभाएंगी। ये दिखाते हैं कि देश किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है और भविष्य के लिए कैसी तैयारी कर रहा है, मतलब किन दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच विचार कर सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर जो ये आपराधिक कानून बदले गए हैं, इनका समाज पर, एक आम नागरिक की जिंदगी पर और न्याय मिलने की रफ्तार पर असल में क्या और कैसा असर पड़ेगा। क्या ये बदलाव वाकई उन उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे जिनकी बात की जा रही है? इस पर सोचना जरूरी है।